नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीआर पाठशाला चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर और यहां हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने व्हाई डू पीपल ट्रैवल चैप्टर का पहला हिस्सा पढ़ा था, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ छोड़ गया था जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम उसी छोटे हुए पैराग्राफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, जिसमें हम जानेंगे कि आज के समय में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं और एनसीईआरटी बुक ने इसके बारे में क्या बताया है। तो दोस्तों, ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज। लुक एट मैप फर्स्ट। वंस मोर हिल्स, माउंटेन एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटायर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले तो आप लोग अपने मैप में अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है। तो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। तो while it was difficult to cross these frontiers, those who wanted cold and did scale the mountains. इन सीमाओं को पार करना कठिन था, फिर भी जो लोग चाहते थे वे पहाड़ों पर चढ़ सकते थे और चढ़े भी। एंड क्रॉस द सी, और समुद्र पर द सी, और समुद्र पार करके आए। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटायर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। सीमा पार से भी लोग उपमहाद्वीप में आए और यहीं बस गए। बात समझ में आई, ठीक है। तो दीज मोमेंट्स ऑफ पीपल इन रिच्ड और आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। लोगों के इन आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समुद्र किया। People have shared new way of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. सैकड़ों वर्ष से लोगों ने पत्थर तराशने, संगीत रचना और यहाँ तक कि खाने पकाने और के नए तरीके सजा किए हैं। बात समझ में। अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ाते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड, भूमि का नाम, ठीक है। तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपने देश के लिए जिन दो शब्दों का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है वे है कि द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जैसे कि इंडिया शब्द सिंधु नदी से आया है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। बात समझ में। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस, ठीक है। आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है, अपने एटलस में ईरान और ग्रीस को ढूंढे। जो मैप है उसमें आप लोग ढूंढो, ठीक है। द Iranians and the Greeks who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Indus or the Indus, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदोस और the Indus लिखा है। तो देखो, अपने इटलस में ईरान और ग्रीस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से आए ईरानी और यूनानी जो सिंधु नदी से परिचित थे, उन्होंने इसे इंदोस कहा और नदी की पूर्व की भूमि को इंडिया कहा गया है, ठीक है। Called it the Indus or the Indus, and the land to the east of the river was called India, ठीक है। तो the name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about
3500 years ago. Later it was used for the country. तो इसका मतलब ये होता है कि देखो दोस्तों, जैसे कि भारत नाम उत्तर पश्चिम से रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इस्तेमगल किया जाता था, ठीक है, इस्तेमगल किया जाता था, जिनका उल्लेख त्रिवेद में मिलता है, जो संस्कृत की सबसे प्राचीन रचना है। लगभग 3500 साल में पुरानी बाद 3500 साल में बाद में इस नाम का इस्तेमाल देश के लिए किया जाने लगा, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट इसका मतलब होता है कि अतीत के बारे में पता लगाना, ठीक है। तो देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है। तो अतीत के बारे में जानने की कई तरीके हैं, ठीक है। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेयर रिटन लॉन्ग एगो। देखो, एक तरीका है बहुत पहले लिखी गई पुस्तकों को खोजना और पढ़ना, ठीक है। These are called manuscripts. इन्होंने पांडुलिपियां कहा जाता है, इन्हें पांडुलिपियां कहा जाता है क्योंकि आ सकती थी, ये हाथ से लिखी गई थी। ये शब्द लैटिन शब्द मनु से आया है, जिसका अर्थ है हाथ। बात समझ में आई मेरी? तो वही लिखा है कि दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु, मीनिंग है these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch which grow in the Himalayas. तो यह सब लैटिन शब्द मनु से आया है, जिसका अर्थ है हाथ, मैं बता दिया था। तो ये आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर या हिमालय में उगने वाले बर्च नामक वृक्ष की विशेष रूप से तैयार की गई थी, छाल पर लिखी जाती थी। बात समझ में? Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. इसका मतलब ये होता है कि समय के साथ साथ कई पांडुलिपियाँ कीड़ों द्वारा कुतर दी गई, कुछ नष्ट हो गई, लेकिन कई बच गई, जो अक्सर मंदिरों और मठों में संरक्षित है, ठीक है। आप लोग कभी मठ में जाइएगा तो इस चीज़ को ज़रूर एक बार गेस करिएगा। These books dealt with all kinds of subjects, religious belief and practices, the lives of king, medicine and science. तो इन पुस्तकों में विभिन्न विषयों का वर्णन है, धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं, राजाओं का जीवन, शिक्षा और विज्ञान, ठीक है। Beside there were epics, poem, play, ठीक है। जैसे कि इसके अलावा महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी है। Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil. इनमें से कई संस्कृत में लिखी गई थी, जबकि अन्य प्राकृत आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं और तमिल में भी थी, ठीक है। तो we can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. इसका मतलब होता है कि हम शिलालेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए लेखक होती है, ठीक है, होते हैं। अब हम बात करते हैं sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी राजा अपने आदेशों को लिखवा लेते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें, ठीक है। There are other kinds of inscriptions as well where men and women including kings and queens recorded what they did. तो देखो, सबसे पहले जिनमें पुरुष और महिलाएं राजा और रानी सहित अपने कार्यों का रिकॉर्ड रखते थे। उदाहरण के लिए राजा अक्सर युद्ध में मिली जाती
मिली जीत का रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफ्टन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ विक्टोरियाज इन बैटल। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा। अब कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस। देखो, क्या आप किसी कठोर सतह पर लिखने के फायदे के बारे में सोच सकते हैं? तो एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, और इससे क्या क्या कठिनाई आ सकती थी। देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। तो अतीत में कई अन्य वस्तुएं भी बनाई और उपयोग की जाती थी। Those who study these objects are called archaeologists। इसका मतलब ये है कि इन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, they study the remains of building made of stone and brick, painting and sculpture। इसका मतलब है कि वे पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, चित्रों और मूर्तियों के अवशेष का अध्ययन करते थे। ठीक है, they also explore and excavate deep under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, impressible substance usually survive for a long time. तो वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, कुछ हड्डी की, कुछ पकी हुई मिट्टी की या धातु की बनी हो सकती है। कठोर और अविनाशी पदार्थ से बनी वस्तुएं आमतौर पर लंबे समय तक सुरक्षित हो रहती हैं। बात समझ में आई दोस्तों? Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past। इसका मीन्स ये होता है कि पुरातत्वविद जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों को भी खोज करते हैं ताकि पता चल सके कि लोग अतीत में क्या खाते हैं। ठीक है, आप लोग अपने पेज के पीछे पेज नंबर 6 पे आइएगा और वहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पॉट बनाया होगा। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे फिश भी है और यहाँ पे एनिमल्स भी कुछ बनाया हुआ है और यहाँ पे पॉट भी है। ठीक है, ये अपने हाथों से खोज किए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चैरेड फॉर्म। तो इसका मतलब ये होता है कि पौधों के अवशेष बहुत कम ही मिलते हैं। अगर अनाज के बीज या लकड़ी के टुकड़े जल गए हो तो वे जले हुए रूप में ही बचते हैं। क्या आपको लगता है कि पुरातत्वविदों का कपड़े अक्सर मिलते हैं? यहाँ पे लिखा है कि डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो आप लोग इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये मेन पॉइंट है। तो अब बात सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज ए स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफ्टन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। ये होता है कि इस चीज़ का मतलब होता है कि इतिहासकार यानी अतीत का अध्ययन करने वाले विद्वान अक्सर पांडुलिपियों, शिलालेखों और पुरातत्व से प्राप्त जानकारी के लिए स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वन सोर्सेस आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर्स एज वी रिकॉन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स आर like detectives who use all these sources like clues to find out about our past। एक बार स्रोत मिल जाने पर अतीत के बारे में जानना एक रोमांचक अनुभव बन जाती है क्योंकि हम इसे धीरे धीरे पुनर्निर्माण करते हैं। इसीलिए इतिहासकार और पुरातत्वविद जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का सुराग की तरह इस्तेमाल करके हमारे अतीत के बारे में जानकारी जुटाते हैं। बात समझ में आई? अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक मैसेज कर दीजिएगा और जो भी मुझसे एक वर्ड भी बोलने में रॉन्ग हुआ हो तो
उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है वन पास्ट और मेनी, एक अतीत या अनेक। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? क्या आपने इस पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत देखा? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. हमने अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विभिन्न समूहों के लोगों का अतीत अलग अलग था। For example, the life of herders or farmers were different from those of kings and queens. The life of merchants were different from those of craftspersons and so on. तो मैं आप लोग को एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण के लिए चारवाहों या किसानों का जीवन राजाओं और रानियों से अलग था, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से अलग था, इत्यादि। ठीक है। Also, as is true, even today people follow different practices and customs in different parts of the country. इसके अलावा जैसा कि आज भी सच है, देश के विभिन्न हिस्सों में लोग अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते थे। For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. देखो, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप समूहों में रहने वाले अधिकांश लोग मछली पकड़कर शिकार करके और वन उत्पाद एकत्र करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। By contrast, most people living in cities depend on others for supply of food. Differences such as these existed in the past as well. इस चीज़ का मतलब ये है कि इसके विपरीत शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग भोजन की आपूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के अंतर अतीत में भी मौजूद थे। Besides, there is another kind of difference. इसके अलावा एक और तरह का अंतर भी है। We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. राजाओं और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में हमें बहुत कुछ पता है क्योंकि वे अपनी जीतों का रिकॉर्ड रखते थे। Generally, ordinary people such as hunters, fishing, flock gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. तो आमतौर पर शिकारी, मछुआरों, संग्राहक, किसान या पशुपालक जैसे साधारण लोग अपने कार्यों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे। Will archaeology helps us to find out about their lives. There is much that remains unknown. तो पुरातत्व तो हमें उनके जीवन के बारे में जानने में मदद करता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अज्ञात है। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, व्हाट डू डेट्स मीन? तारीखों का क्या मतलब है? तो लोग बोलते हैं मुझे डेट याद करने में दिक्कत होता है, तो वहाँ पे पैराग्राफ इस चीज़ को ध्यान से सुनेगा कि इफ समबडी ask you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. अगर कोई आपसे तारीख पूछे तो आप शायद दिन, महीने और साल बताएंगे, यानी 2000 और कुछ। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. तो ये साल ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह के जन्म की तारीख से गिने जाते हैं। तो 2000 का मतलब है यीशु मसीह का जन्म के 2000 साल बाद। यीशु मसीह के जन्म से पहले की सभी तारीखें उल्टे गिनती में गिनी जाती है और आमतौर पर उनके आगे BC ईसु पूर्व लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बाइबल्स को देखिएगा, BC कुछ ऐसे लिखा रहेगा। तो all dates before the birth of Christ are counted backward and usually have the letters BC. BC मतलब before Christ। ठीक है, तो added on। आप लोग कभी बाइबल्स को ओपन करके देखिएगा, BC के आगे कुछ आप लोग को नंबर्स क्रिएट करके मिलेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो in this book we will refers to dates going back from the present using 2000 as our starting point। तो इस किताब में हम वर्तमान से पीछे की तारीखों का जिक्र करेंगे, जिसमें हम 2000 को शुरुआती बिंदु मानेंगे।
तो आप लोग पेज नंबर 8 पे आकर लेटर्स विद डेट्स को आप लोग देख लीजिएगा। दिस स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग कीवर्ड्स यहाँ पे दिया है लेट्स रिकॉल, लेट्स डिस्कस, लेट्स डू। यहाँ पे आप लोग इस चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको ये पैराग्राफ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, अगले वीडियो में हम क्लास 6 NCERT का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में हम जानेंगे इंसान शिकार और खाना इकट्ठा करने से खेती बड़ी तक का सफ़र कैसे तय किया, और ये हिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए NTR पाठशाला के साथ। धन्यवाद।